नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन राज व्यवस्था, अध्याय 6, कक्षा 6 की पुस्तक हमारा गौरव। ठीक है, पढ़ने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। जीवन में एक ऊंचा उद्देश्य बनाऊं, एक ऊंचा उद्देश्य, 100 कामनाओं में बटे बटे मत रहो, ठीक ना। एक ऊंचा उद्देश्य बनाओ, 100 कामनाओं में बटे मत रहो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चुनाव का उत्सव। एक रविवार जब नाश्ता नहीं नताशा, एक रविवार जब नताशा सुबह जगी तो पिता को कहीं जाने के लिए तैयार होते देखा। क्या किया? पिता को कहीं पिता को कहीं जाने के लिए तैयार होते देखा। उसने पिता से कहा कि आज तो आपका ऑफिस बंद है, फिर सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं। पिता ने समझाया, आज चुनाव का दिन है, हम अपने शासक का चयन चुनाव के माध्यम से करते हैं। नताशा सोचने लगी कि बहुत समय पहले लोग शासक कैसे बनते थे, कैसे शासक बन जाते थे। आजकल तो लोग चुनाव करके चुनते हैं, पहले कैसे बनते थे, ऐसा नताशा ने पूछा। शासकों का चयन अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता था पहले। 1952 ईस्वी से अब तक आम चुनाव के जरिए, आम मतलब सभी लोगों के चुनाव के जरिए हम अपने जनप्रतिनिधि, जनताओं के प्रतिनिधि, जो जनताओं के बात को रखने वाला, जनताओं के लिए काम करने वाला, उसको प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधियों का चयन करते आ रहे हैं, जो हमारे देश का शासन व्यवस्था को चलाते हैं। इन्हें वर्तमान का शासक कह सकते हैं। लेकिन बहुत पहले कुछ लोग शासक कैसे बनते थे? राजा संभवतः यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे? बिल्कुल नहीं चुने जाते थे, जिन्हें शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जा सकता था। बाद में इस प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। पहले क्या किया जाता था? राजा को लोगों द्वारा चुने जाते थे, जिन्हें शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। पहले भी चुना ही जाता था, लेकिन क्या देखा जाता था कि शारीरिक रूप से जो सर्वश्रेष्ठ रहता था उसे चुना जाता था। फिर प्रक्रिया में क्या हुआ? बदलाव हुआ। लगभग 3000 साल पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे। राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए, मतलब राजा बनने के लिए लोग क्या करने लगे? बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, ठीक है ना, ऐसा ही पूजा था, है ना। इसे राजा अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए करता था। इसमें क्या करता था? राजा क्या करता था? अपने साम्राज्य अपने एरिया का सीमा के लिए, ठीक है ना, अपने एरिया का जो बॉर्डर होता था उसका विस्तार, मतलब फैलाव के लिए, कि कितना एरिया तक मेरा जमीन रहेगा, ऐसा विस्तार के लिए, फैलाव के लिए करता था। ये अश्वमेध
यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ किसी के लिए करता था? अपने साम्राज्य का सीमा का विस्तार के लिए, अपने एरिया का कितना बड़ा फैलाव होगा, कितना बड़ा एरिया उसका होगा, उसके लिए ये अश्वमेघ यज्ञ करता था। अश्व यज्ञ यज्ञ योजना के पूर्व, मतलब यज्ञ करने से पहले वह अपने लोगों की देख रेख में एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। यज्ञ करने से पहले क्या करता था? अपने लोगों के देख रेख में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था, बिना बांधे, मतलब खुला छोड़ देता था, विचरण करने छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में गुजरता था, यदि घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में गुजर जाता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। जहाँ जहाँ वह आज़ाद घोड़ा गुजर जाता था तो माना जाता था कि वह जिसका भी घोड़ा है वह क्या होगा? इस राज्य का राजा होगा, है ना? उस राजा का इस जगह पर अधिकार होगा। अब घोड़े को रोकने वाला राजा को अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। और यदि मान के चलिए किसी के क्षेत्र में वह घोड़ा चला गया, ठीक है, किसी राजा के द्वारा भेजा गया है, वह घोड़ा किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में चला गया, अगर वह राजा घोड़ा को नहीं पकड़ा तो समझो कि वह एरिया जिसका घोड़ा है उस राजा का हो जाएगा वह एरिया। यदि वह घोड़ा को पकड़ लिया गया उस राजा के द्वारा जिसके एरिया में गया है वह घोड़ा, तो क्या करना होगा? उस राजा को घोड़े वाले राजा से घोड़ा जिसका घोड़ा है उस राजा से क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यह भी जाने राजस्व यज्ञ, यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। ये क्या होता था? अभिषेक की समाप्ति पर होता था। राजा का राज अभिषेक राजयूष यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। राजा का राजाभिषेक मतलब समझ रहे हैं ना, राजा जब बनते थे तो इस यज्ञ के द्वारा होता था संपन्न। वाजपेय यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था? इस यज्ञ के द्वारा राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। ठीक है ना। अब देखिए, घोड़े की वापसी पर यज्ञ का आयोजन किया जाता था। जैसे ही घोड़ी अगर वापसी हो जाती थी, अगर घोड़ा को कोई नहीं रोक पाता था तो समझ जाते थे राजा कि मेरा सभी जगह पर अधिकार है, जहाँ जहाँ यह घोड़ा गया है स्वतंत्र रूप से, तो फिर क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। ठीक है ना। यज्ञ विशिष्ट पुरोहित संपन्न कराते थे। ये यज्ञ को कौन कराते थे? विशिष्ट पुरोहित, पंडित पुरोहित। ठीक ना। इसके अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। और जो जो राजा हार मान जाते थे, अपना जो घोड़े को नहीं पकड़ते थे, जो हार मान जाते थे, उन्हें क्या किया जाता था? आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग भी यज्ञ में शामिल होते थे। वैश्य जैसे लोग भी यज्ञ में क्या होते थे? शामिल होते थे। ठीक ना। अब वैश्य मतलब व्यापार जैसे लोग भी। ठीक। सभी आमंत्रित लोग अपने साथ उपहार भी लाते थे, है ना। वे लोग जिन्हें शूद्र समझा जाता था, मतलब सबसे निचली जाति समझा जाता था, इसे ऐसे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जाते थे। समझ रहे हैं ना, पहले कितने छुआछूत थे, है ना। बहुत ही कम मानसिकता के, कम दिमाग वाले लोग थे पहले, है ना। देखिए, यज्ञ में समाज का कौन कौन सा वर्ग भाग लेता था? यज्ञ में कौन कौन सा भाग लेता था? पुरोहित लेते थे, ठीक ना, और राजा लेते थे, और राजा के जितने भी मंत्रीगण लेते थे होंगे, है ना। अब जनपद और महाजनपद क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। महायज्ञ करने वाले राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। क्या हुआ? महायज्ञ करने वाले राजा में शक्ति की वृद्धि, मतलब शक्ति बढ़ गई उसकी। अब वह जन का राजा ना होकर के जनपद का राजा माना जाने लगा। वह अब जन का राजा होकर के नहीं, जनपद का, मतलब बहुत से क्षेत्रों का जब राजा हो जाता है तो उसको जनपद कहा जाता है। बहुत से क्षेत्रों को मिला करके जनपद कहा जाता है, तो वो जनपद का राजा हो गया, क्योंकि उसके घोड़े में ने बहुत जगह गए और कहीं पर भी उसके घोड़े को रोका नहीं गया, तो मतलब वो सभी क्षेत्रों में उसका अधिकार हो गया। तो वो क्या हो गया? अब एक जगह का वो राजा नहीं हुआ, वह सभी जगह का, तो क्या मान लिया गया? जनपद का राजा हो गया। ठीक। जनपद में कई छोटे मोटे जन शामिल होते हैं। जन बहुत सारे शामिल होते हैं, तो सब मिला करके क्या हो गए? जनपद।
तो जनपद में क्या होते हैं, छोटे छोटे जन शामिल थे। उदाहरण के लिए पुरु एवं भरत को मिलाकर कुरु जनपद बनाया गया। पुरु और भरत को मिलाकर के कुरु जनपद बनाया गया। लगभग 2500 साल पहले बड़े एवं त्राशक्तिधाली, ठीक है ना, त्राक्तिधली जनपद महाजनपद में बदल गया। त्राक्तिधली जनपद क्या में बदल गया, महाजनपद में बदल गया। ठीक, पहले तो जनपद में बदलते थे, फिर जनपद भी बड़ा हो जाता था, बड़ा एरिया, तो उसे क्या बदल जाता था, महाजनपद में। समस्त भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। पूरा भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था, 16 जनपद में विभाजित था। जैसे कि अभी जिस तरह हमारा स्टेट, कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, तेलंगाना 29, है ना। तो उस समय जो जनपद थे, महाजनपद थे, वे कितने थे, 16 थे। मान के चलिए जन हो गया गांव, ठीक है ना, और जनपद हो गए मान के चलिए शहर, और महाजनपद हो गए मान के चलिए राज्य, ठीक ना। इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, वैसा था होगा नहीं, ठीक ना। समस्त भारत में लगभग 16 महाजनपदों में विभाजित, मतलब बटे हुए थे। यह जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। ये हमें जो ये जानकारी मिली है कि 16 महाजनपदों में विभाजित था, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, बौद्ध के ग्रंथ से और जैन के ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, बौद्ध के ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय से, और जैन के ग्रंथ से भगवती सूत्र से मिलती है। ओके, महाजनपद 2 प्रकार के होते थे। क्या क्या, गणराज्य और राजतंत्र। महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, एक गणराज्य और एक राजतंत्र। गणराज्य महाजनपद में शासन समूह के द्वारा चलाया जाता था, शासन समूहों के द्वारा चलाया जाता था, जिसका चयन आम लोग करते थे। ठीक है ना, गणराज्य में क्या करते थे, इसमें शासन समूहों के द्वारा चलाया जाता था, जिसका चयन कौन करते थे, आम लोग, आम जनता करते थे। कोई भी राजा नहीं होता था इसमें। निर्णय लेने में बहुमत का आदर किया जाता था। जैसे कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी फैसला लेना है, तो सभी लोग यदि सहमत होते थे तो वो निर्णय को ले लिया जाता था। ठीक ना, उदाहरण के रूप में वजी का नाम लिया जा सकता है, वजी का नाम लिया जा सकता है। राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन होता था। 2 प्रकार के शासन थे, एक गणराज्य और एक राजतंत्र। गणराज्य में क्या होता था, लोगों द्वारा चयन किया जाता था जो शासक होते थे उनको, और सभी के सहमति से काम होता था। ठीक ना, लेकिन राजतंत्र में क्या होता था कि राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन होता था। राजा का पद अनुवांशिक और देखिए अनुवांशिक था। ठीक ना, ऐसे व्यवस्था में राजा की मृत्यु के बाद सामान्यतः उसका ज्येष्ठ बड़ा पुत्र राजा बनता था। अनुवांशिक मतलब वांशिक, मतलब वंश के अनुसार चलता था। ठीक ना, यहाँ देखिए मान के चलिए उसकी मृत्यु होगी तो क्या हुआ, उसके बड़े बेटे को बना दिया गया, फिर पुत्र राजा बनता था। ठीक ना, पुत्र राजा बन जाता था। फिर अगर वो भी बड़ा हो गया और फिर वो मृत्यु हो गई उसकी, तो क्या उसके बेटे फिर राजा बन जाते थे। ठीक ना, मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। ये सब क्या थे, शक्तिशाली महाजनपद थे, है ना। आइए कुछ करें। मानचित्र को देखकर महाजनपदों की सूची बनाइए। देखिए मानचित्र में देखिए और महाजनपदों की सूची बनाइए। देखिए ये सब क्या है, महाजनपद है, ये आपको दिख रही है। ठीक, ये तो नदी है ना, जो है देख लीजिए, मगध, है ना, जो बिंदु करके किए गए हैं वो सारे क्या है, महाजनपद हैं। उज्जैन, मगध, फिर कौशाम्बी, ठीक है, ये सब क्या है, महाजनपद है ना। आपको सूची बनानी है चित्र देख करके। तो राजतंत्र और गणराज्य में समझ में आ गया। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसा था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। वर्ण के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। इस समय की सामाजिक व्यवस्था वर्ण
पर आधारित थी। ठीक, उस समय की जो सामाजिक समाज का जो व्यवस्था था, समाज मतलब क्या, हमारे चारों ओर जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, समाज के ही लोग होते हैं। हमारे चारों ओर की जो भी पर्यावरण की जो भी हमारी चीज़ें होती है, हमारे आसपास के दिखने वाले जितने भी चीज़ होते हैं, सब समाज के अंग हैं, है ना, पर आधारित होती थी। वर्ण सामाजिक आधार पर होती थी। ठीक ना, देखिए क्या बोल रहा है कि इस समय की सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित होती थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित होती थी, वर्ण पर। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का आधार अब जन्म हो गया। पहले क्या था, कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था था, जैसे कि जो काम, जैसा काम जो करता था उसको उसी वर्ण में बांट दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, व्यवस्था का आधार अब क्या हो गया है, जन्म हो गया है। ठीक ना, जैसे कि अगर आप यदि पुरोहितों के घर में जन्म लेते हैं, भले ही आपको ग्रंथों का पता हो चाहे ना हो, आपको पुरोहित मान लिया जाता है। आजकल ऐसा ही होता है। ठीक ना, जो जिस घर में जन्म लेता है उसी अनुसार कर दिया जाता है। और पहले क्या था कि जो जैसा काम करता था उसके अनुसार वर्णों में बांट दिया जाता था। ठीक ना, अब देखिए, लोग 4 वर्गों में विभाजित थे, प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित था। लोग क्या थे, 4 वर्गों में विभाजित थे और सबका कार्य अलग अलग निर्धारित था, मतलब बता दिया गया था कि क्या क्या काम करना है। जिसका वर्ण इस प्रकार का है। ठीक है, ब्राह्मण क्या करते थे, अध्यापन या यज्ञ इनका मुख्य कार्य था। ब्राह्मण सिर्फ क्या करते थे, अध्यापन करते थे। ठीक ना, पढ़ाई लिखाई करते थे, यज्ञ इन कराया करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे, इस वर्ग में शासक आते थे। क्षत्रिय में शासक लोग आते थे। ठीक ना, इनका कार्य युद्ध करना और प्रज्ञा की बाह्य आक्रमणों की रक्षा करना। ठीक ना, जो प्रज्ञा लोग होते थे, जो पंडित होते थे, उनकी बाह्य आक्रमणों से क्या करना, रक्षा करना, और लोगों को भी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। दूसरे जनपद के, महाजनपद के या जन के लोग यदि आक्रमण करने आते थे तो राजा ही क्या करते थे, शासक ही क्या करते थे, रक्षा करते थे, तो वे क्षत्रिय कहलाते थे। और वैश्य, इस वर्ग में कृषक, पशुपालक व व्यापारी आते थे। वैश्य में कौन आते थे, कृषक आते थे, पशुपालक आते थे और व्यापारी आते थे। अब शूद्र, इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। देखिए, ब्राह्मणों का भी सेवा करना, क्षत्रियों का भी सेवा करना और वैश्यों का भी सेवा करना किसका काम था, शूद्र का काम था, है ना। आगे देखते हैं, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञ कर सकते थे, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों एवं महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देख रहे हैं ना, कितना बड़ा अनर्थ किया जाता था। इसके अलावा मानव जीवन में 4 आश्रमों, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विशेष महत्व था। देखिए, ये तो था कि जो क्षत्रिय होते थे और वैश्य जो होते थे, वैश्य मतलब किसान, पशु पालने वाले, व्यापारी, ये आपके क्या में शामिल होते थे, इन्हें यज्ञ में शामिल होने का अधिकार था, लेकिन शूद्र और महिलाएं यज्ञ में शामिल नहीं होते थे। ठीक ना, और इसके अलावा मानव जीवन में 4 आश्रम थे। क्या क्या आश्रम थे, एक ब्रह्मचार्य आश्रम, एक गृहस्थ जीवन और एक वानप्रस्थ, फिर एक संन्यास का विशेष महत्व था, जिनका विवरण आपको सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे, इस युग की संस्कृति में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। धर्म और दर्शन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। पहले का जो धर्म और दर्शन था बहुत अच्छा था ऋषि मुनि के समय का, लेकिन जब से पुरोहित आए, ये जो वर्ण को बांट दिया गया काम के अनुसार, तब से क्या हुआ कि अपने स्वार्थ के अनुसार लोग धर्म को मानने लगे, है ना। देखिए, नए देवताओं की पूजा की जाने लगी, नए देवताओं की पूजा की जाने लगी। इसमें विष्णु एवं शिव मुख्य देवता थे। यज्ञ के विधि विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। यज्ञ के जो विधि विधान थे, नियम थे, वो बहुत जटिल हो गए। अश्वमेध, राजसूय,
और वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। इस समय जादू टोना एवं प्रेत आत्माओं आदि में लोग का विश्वास बढ़ा। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान मिला, है ना, इसीलिए धर्म भी स्थान मिल गया। इस समय तप, त्याग और संन्यास पर विशेष बल दिया गया। यज्ञ इस संस्कृति का आधार था। यज्ञ ही क्या था, इस संस्कृति का आधार था, मेन जड़ था। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम और कृषि का महत्व अधिक हो गया था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम और कृषि का महत्व अधिक हो गया था। इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था, ठीक ना। लोहे का प्रयोग होने लगा तो लोहे से रिलेटेड बहुत सी वस्तुएं बनाई जाने लगी, तो जिससे काम आसान होने लगा, कृषि कार्य, है ना। लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य एटा जिले में अतरंजी खेटा से मिला है। ये कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा से मिला है, ठीक है, जो कि एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का है, ठीक ना, जो कि 1000 ईसा मसीह पूर्व के है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले का है। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आया। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन आसानी से क्या होने लगे, जुताने लगे, है ना, जोती जाने लगी। खेती रोपण विधि से शुरू हुई। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुओं के साथ नहरों का उपयोग भी होने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई और उपजाई जाने वाली फसलों में जौ, चावल, गन्ना, सरसों आदि प्रमुख थे। उस समय समाज में पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक मतलब मजदूर, है ना, और मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। समाज में क्या क्या लोग थे, समझ में आ गया? कई लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो बर्तन होते थे वे कैसे होते थे? धूसर और लाल रंग के होते थे बर्तन। कुछ पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें सरल रेखाओं और ज्योमेट्रीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है, ठीक है, जिसे कि चित्रकारी की गई है कि कैसा कैसा सामान था, सामान को नहीं रखा गया, उसे चित्रकारी केवल किया गया है। इन बर्तनों को धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इसको किस रूप में जाना जाता है? इसको चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिलती है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग घास, मोकों और महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, या तो घास रखने के लिए किया जाता था, ठीक ना। अच्छा, खास है ना। खास मौक़ों पर, मतलब जैसे कि कुछ पर्व त्यौहार रहता था या कुछ भी खास मौके जब होते थे, है ना, तो खास मौक़ों पर इस बर्तन का उपयोग किया जाता था, या तो भोजन परोसने के लिए किया जाता था। खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, ठीक। इस प्रकार का जो बर्तन होता था वो ऐसे ही नॉर्मली यूज नहीं होता था। जब खास लोग आते थे, खास मौके पर महत्वपूर्ण लोग आते थे, तो उसे भोजन परोसने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक। अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे, ठीक ना। शासन व्यवस्था को, मंत्रियों को खाना हो सके, मंत्रियों को पैसा हो सके, ठीक है, बहुत से कार्य हैं जो कि अच्छे से चल सके, उसके लिए क्या करते थे? शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजा क्या करते थे? नियमित कर वसूलते थे, कर लिया करते थे। टैक्स जिस तरह अभी देते हम लोग, उस तरह पहले भी देना होता था। फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा एक रूप में वसूला जाता था। 1/6वां हिस्सा वसूला जाता था। कृषि को भाग कहा जाता था। कृषि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। 1/6वां हिस्सा मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि टोटल 6 भाग होता था, 6 भाग में से 1 भाग ले लिया जाता था, ठीक है।
ये हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, पशुपालक शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों के से कर वसूला जाता था। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को उपकर के रूप में राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। साथ में इन लोगों को क्या करना पड़ता था, ये तो कृषि कार्य नहीं करते थे, इनके पास अनाज नहीं होते थे, तो क्या करना होता था इन्हें, एक दिन अलग से काम करने होते थे, ठीक ना। उपकर के रूप में राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था, ठीक। अब मगध तथा वजी महाजनपद का एक परिचय कर लेते हैं, ठीक है, कुछ जान लेते हैं। मगध और वजी महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। मगध, पहले दर्शाए गए मानचित्र 3 में मगध को ढूंढिए। जो वहाँ मानचित्र था उसमें ढूंढ रहा था, हमने तो ढूंढ लिया था मानचित्र को, मगध को, है ना। अब मगध सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण हैं, है ना। मगध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, इसके कई कारण थे। पहला, यह गंगा बेसिन में स्थित था। ये कहाँ था, गंगा बेसिन में स्थित था, जहाँ गंगा और सोन जैसी नदी बहती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, भूमि का जो कर लिया जाता था वो अधिक था, क्योंकि ज़्यादा उपजाऊ होता था, है ना, तो कर अधिक था, जिससे राजा को अधिक आय होती थी, है ना। दूसरा, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता वाले जंगलों से भरा था। एक हिस्सा क्या था, हाथी बहुत ज़्यादा थे मगध के एक हिस्से में। इसे छोटा नागपुर, वर्तमान में झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। इसमें क्या था, झारखंड का भी एक क्षेत्र शामिल था, छोटा नागपुर। हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। लकड़ियों से घर, रथ तथा गाड़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक ना। लकड़ियों से क्या क्या किया जाता था, घर बनाया जाता था, रथ बनाया जाता था और गाड़ियाँ बनाई जाती थी। तीसरा, मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क, मतलब लोहा का जो यहाँ से हमें अयस्क मिलता था, लोहा बनाने का जो सामान मिलता था, ठीक ना, लौह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। यदि लोहा का औजार बनाने के लिए लोहा का कच्चा माल तो चाहिए, लेकिन कच्चा माल कहाँ मिलता था, झारखंड में ही मिलता था, तो झारखंड का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक ना, मगध को विशेष बनाने में, महत्वपूर्ण बनाने में। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। चौथा कारण क्या था, मगध का अन्य क्षेत्रों के साथ क्या था, मजबूत व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक संबंध मतलब बिजनेस का भी बढ़िया संबंध था, मजबूत संबंध था, ठीक, मजबूत व्यापारिक संबंध था, जो उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायक था, जो कि आर्थिक समृद्धि अच्छा कर रहा था, ठीक। मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश का शासन रहा। मगध पर किस किस वंश का शासक रहा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबसार और अजात शत्रु हुए थे। बिहार में राजगृह तो हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक थे, कौन थे, देख सकते हैं हम, वे थे बिंबसार और अगात शत्रु। बिहार में राजगृह में वर्तमान में राजगीर जिसे कहा जाता है, राजगृह पहले कहा जाता था। बिहार में राजगृह कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही, ठीक। जैसे कि झारखंड का राजधानी अभी क्या है, रांची है, उसी तरह पहले राजगृह का राजधानी क्या था, बिहार का राजधानी क्या था, राजगृह था, ठीक ना। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, बाद में राजधानी को किसको बनाया गया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो कि अभी पटना में है। यह कार्य शिशुनाग वंश के राजा काला शोक ने किया था। क्या काम किया था कि राजगृह, बिहार का राजधानी राजगृह था, उसको पाटलिपुत्र बना लिया था। यह किसने किया था, शिशुनाग वंश ने के राजा
कालाशोक ने किया था। नंद वंश का महत्वपूर्ण शासक महापद्मनंद थे। नंद वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? महापद्मनंद थे। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के शासन काल में मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर आक्रमण किया था। ठीक ना, इस शासन काल के मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। क्या की थी? मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक। अच्छा, पश्चिमी उत्तर का मतलब आप समझ रहे हैं? पश्चिमी उत्तर मतलब पश्चिम होता है इधर और उत्तर होता है इधर, मतलब पश्चिमी उत्तर इस दिशा में। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। वजी क्या होता है? गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वजी राज्य था। गंगा के उत्तर में, ठीक है, गंगा के किधर? उत्तर में। देखिए पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण और ये होता है पूरब। ठीक है, तो गंगा के उत्तर दिशा में क्या था? गंगा के उत्तर दिशा में तिरहु प्रमंडल में वजी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक ना, जो कि अभी का बिहार है। यह 8 कुलों गन्नों का संघ था। यह 8 कुलों का क्या था? संघ था, जिसमें 3 कुल विदेह, वजी तथा लक्ष्मी प्रमुख थे। जिसमें 8 कुल थे, लेकिन कौन प्रमुख थे? 3 कुल प्रमुख थे। एक विदेह, वजी तथा लक्ष्मी, ये प्रमुख थे। ठीक है, संघ में कई शासक होते थे। ये संघ जो होता था, 8 कुलों का जो संघ होता था, गणों का ये संघ होता था, इसमें कई शासक होते थे जो सभाओं में बैठक, बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शासन की नीति तय करते थे। मतलब नियम कानून को तय करते थे कि कैसा शासन होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं। मतलब एक तरह का मीटिंग होता था, है ना। जैसे कि आजकल विधानसभा में सभा जो होती है, वैसे ही पहले भी होती थी। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। शत्रुओं को मिलकर कैसे निपटा जाए, आक्रमण से कैसे निपटा जाए, उसकी चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास एवं कर्मकार को इन सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को, दासों को और काम करने वालों को इस सभा में बैठक लेने का अधिकार नहीं था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही क्या थे? गण से, संघ से संबंधित थे। ये इन सभाओं में सम्मिलित होते थे। अजात शत्रु ने वजी को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। अजात शत्रु ने क्या किया? अजात शत्रु ने वजी को जीत करके मगध राज्य में मिला लिया। ठीक ना। गण क्या होता है ये जानिए, देखिए साइड में दिया हुआ है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण मतलब कई सदस्यों वाले एक समूह को हम लोग कहते हैं गण। संघ मतलब संघ अर्थात संगठन या सभा होता है। ठीक, क्लियर है? देखिए, साम्राज्य का इंग्लिश क्या होता है? किंगडम। राजा का इंग्लिश क्या होता है? किंग। सेना का क्या होता है? आर्मी। युद्ध का क्या होता है? वॉर। कर मतलब टैक्स। सभा मतलब असेंबली। प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभ्यास, आइए जानें। वैसे मैंने क्वेश्चन आंसर सारा करा दिया है आपको टेलीग्राम चैनल में, सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है, आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे हम लोग? सही कथन के आगे, सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लगाएंगे। महाजनपद 3 होते थे। क्या महाजनपद 3 ही होते थे? नहीं, ये 16 थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था। बिल्कुल कम हो गया था, सही होगा। और किसका ज़्यादा हो गया था? कृषि का ज़्यादा हो गया था, क्योंकि लोहा का सामान उस समय मिलने लगा था। 4 आश्रमों का वितरण सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। बिल्कुल सही। उत्तर भारत 14 बड़े जनपदों में विभाजित था। नहीं, 16 जनपदों में था। ये गलत होगा। ठीक है, क्लियर है। राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करते थे? क्यों आयोजित करते थे?
अपना जो शासन जो सीमा होती थी उसको विस्तृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। करू जनपद में कितने जन मिले शामिल थे, उनके नाम लिखे। करू में क्या थे, एक ही जनपद शामिल थे, है ना, देख सकते हैं। करू में कितने जनपद थे, करू में 2 प्रमुख जनपद थे, एक भरत और पुरु, ठीक, भारत और पुरु, है ना। महाजनपद काल में राजा किन लोगों के से कर वसूलते थे, सभी लोगों से, बहुत से लोगों से, कृषि से, जो काम काज करते थे उन लोगों से भी, प्लस में वे अधिक काम भी करवा दिया करते थे, ठीक ना। गणों की सभाओं में समाज का कौन सा वर्ग भाग नहीं लेता था, एक दास, दूसरा कामकार, है ना, और स्त्री, 3 वर्ग नहीं शामिल होते थे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ बना दिया गया है ना, देख सकते हैं। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया, लोहे का उपयोग के कारण, है ना। आज के गणराज्य में वजी कैसे भिन्न था, आज के गणराज्य से वजी कैसे भिन्न था, वे कैसे भिन्न थे आज के गणराज्य से। देखिए आज के गणराज्य से वजी कई मायनों में भिन्न था, जैसे कि शासन प्रणाली, वजी की एक गणराज्य था जहां शासन कई कुलीन परिवारों के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था, कई कुल के परिवारों के द्वारा ही चलाया जाता था, जबकि आज के गणराज्य में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक ना। मताधिकार मतलब वयस्क मतलब 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो चुनते हैं, उसके अनुसार चुना जाता है। प्रतिनिधित्व, वजी में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, स्त्रियों को, दासों को, मतलब कम छोटे वर्गों के लोगों को नहीं शामिल किया जाता था, केवल कुलीन वर्ग ही शासन में भाग लेते थे, जबकि आधुनिक गणराज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार क्या है, मिलता है, मताधिकार प्राप्त है। न्याय प्रणाली, वाणिज्य न्याय प्रणालियों का संचालन कुलीन वर्गों के हाथों में ही था, लेकिन जबकि आधुनिक में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो जो सही होगा उसी के ऊपर फैसला लेती है, ठीक ना। आगे, मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया, बहुत से कारण थे, 4 कारण थे, है ना, हम लोग पढ़े, ठीक। भौगोलिक स्थिति, यहाँ उपजाऊ मैदान थे जिससे कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था, आर्थिक समृद्धि थी, लौह अयस्क का भंडार था, ठीक है ना, छोटा नागपुर से, है ना, जिससे मजबूत औजार बनाए जाते थे। मगध लौह अयस्क का विशाल भंडार था जिसमें मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बनाना संभव था। रणनीति स्थान, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रणनीति रूपों से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित थी, जो व्यापार मार्गों और सैन्य अभियानों के लिए उपयुक्त थी। शक्तिशाली शासक थे, बिंबासार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के विस्तार और शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। आगे देखिए, भारत का राजनीतिक मानचित्र बनाइए और उसमें झारखंड राज्य को दर्शाइए। यह एक गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसमें आपको भारत का राजनीतिक मानचित्र बनाना है, आपको झारखंड राज्य की स्थिति का प्रदर्शन करना है, ठीक है। ये तो आप खुद से कीजिएगा। विश्व के 5 गणतंत्री देशों की सूची तैयार कीजिए। विश्व की 5 कौन कौन सा गणतंत्रीय देश है उसकी सूची बनाना है, तो मैंने लिखा है भारत, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है, उदाहरण के लिए, और भी है ना। तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से
ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।